नमस्ते बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं और हमारा टॉपिक है शेप्स। एक मिनट रुकिए। हम शेप्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एंड एंगल्स। बच्चों ये क्लास 5th के लिए है। क्लास 5th आपका एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से या बुक्स के हिसाब से हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों शेप्स क्या हैं, चलो आज देखते हैं हम कि शेप्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, डिफरेंट एंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो अपने इर्द गिर्द हम सब शेप से घिरे हुए हैं। किसी न किसी भी ऑब्जेक्ट की देखो कोई ना कोई शेप है। सपोज मैं एक घड़ी लेता हूँ, ये हमारे पास है, मेरे सामने ही एक क्लॉक रखी हुई है मेरे टेबल पे, वो ऐसी है। इसमें अभी 4 बज रहे हैं, ये 4 है, ये 12 है। तो इस तरीके से 10 मिनट कम 4 बज रहे हैं, 4 बजने में 10 मिनट है अभी। तो इस तरीके की है। तो अगर हम देखें इन शेप्स, इसमें क्या क्या शेप्स हैं और इसको कोशिश करें समझने की, तो हम सब शेप्स को समझ सकते हैं। बच्चों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी नॉलेज है, आप ये मत समझना कि ये बुक्स है इसमें नॉलेज है। नॉलेज आपके इर्द गिर्द ही है। हर कोई चीज़ जो भी आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, वो नॉलेज है। तो अगर आप सिंपल एक अपनी आदत बना लो कि आप ऑब्जर्व करना शुरू कर दो चीज़ों को, लोगों को, उनके बिहेवियर्स को, तो आपको सारी की सारी नॉलेज मिल जाएगी। आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स में लिखा क्या है, जो इतने सालों से, इतने वर्षों से, इतने सेंचुरी से, एजेस से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, उनको समझते आ रहे हैं, हमने उनको बुक्स में डाल दिए हैं ताकि फिर से किसी को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। बट ये मत समझिए कि बुक्स में ही नॉलेज है। अगर आप सिंपल ऑब्जर्वेशन अपनी स्ट्रांग कर दे तो आप हर कोई चीज़ समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो हमने क्लॉक बनाई है इसमें किस तरीके की शेप्स हैं। ठीक है, ज़रा मैं एक डिफरेंट कलर ले लूँ आपके लिए ताकि आप थोड़ा अच्छी तरह से समझ पाओ। देखिए अगर हम ये शेप लें, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना। एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सीधी होती है। हालांकि मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूँ, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, या ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है जो कि बैठी हुई है, और ये वाली जो है खड़ी हुई स्ट्रेट लाइन है। ये देखिए बीच में ये जो घड़ी का आकार इसमें, ये एक सर्कल है, और ये ऊपर जो है इसको हम आर्क कहेंगे। आर्क क्या होती है बच्चों, आर्क सर्कल का ही एक पार्ट होता है। देखिए अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं, इस पार्ट को निकाल दूं, तो ये आर्क बन जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ये सर्कल क्या है, सर्कल वो चीज है जो 2 डायमेंशनल में होता है। आपको पता है 2 डायमेंशनल क्या होता है, हम बोलते हैं डायमेंशन। एक डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन, समझ लो, इस तरीके से आप समझ लो इसको, एक ही डायरेक्शन है। तो 2 डायमेंशन मतलब 2 डायरेक्शन। अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन लूं तो इसकी क्या डायरेक्शन है, मतलब किस सीध में जा रहा है, एक ही सीध है। एक ही तरीके से हम इसको मतलब मेजर कर सकते हैं, इसको माप सकते हैं। ये भी एक डायमेंशनल चीज है। इसमें हम एक ही चीज माप सकते हैं। क्या माप सकते हैं बच्चों, इसमें अगर हम देखें हाइट देख सकते हैं इसकी, या इसमें लेंथ। इन दोनों केसेस में हाइट या लेंथ ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइट और लेंथ इस केस में एक ही चीज होगी। ठीक है, सर्कल भी ऐसी है। सर्कल हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल है, उसमें 2 डायमेंशन है। कैसे, ये समझते हैं। ये देखिए ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर मैं देखूं इसमें ये डायरेक्शन भी है। ये अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं,
तो ये यहाँ भी जा रहा है, यहाँ से फैला हुआ है और ऊपर भी जा रहा है। इन डायरेक्शंस को हम कहते हैं एक्स और वाई। ये कुछ भी हो सकता है, ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है। तो इसकी एक हाइट भी हो सकती है और विड्थ भी हो सकती है, मतलब विड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सर्कल है। नेक्स्ट, शायद अभी आपको उतनी समझ में नहीं आ रही हो बात, पर धीरे धीरे आप करके आप समझ जाओगे सब। चलिए हम और शेप्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपकी एनसीईआरटी बुक्स में जो मेरे पास है अभी शेप्स एंड एंगल्स, उसमें इन्होंने रोहिणी और मोहिनी, एक दो सिस्टर्स का एक एग्जांपल दिया है, और उसमें वो मैच बॉक्स और मैच स्टिक से लेके कुछ बना रहे हैं। तो बच्चों, मैच बॉक्स क्या होता है? माचिस की डिब्बी। और एक माचिस की तीली को क्या कहते हैं? मैच स्टिक। स्टिक छड़ी को भी बोलते हैं ना। ठीक है, मैं फिर से ब्लू कलर ही पसंद करूंगा, तो हमने ब्लू कलर ले लिया। तो जो ये रोहिणी और मोहिनी, ये दो सिस्टर्स है, जो ऐसे आपकी एनसीईआरटी बुक्स में लिखा है, ये मैच बॉक्स के साथ खेल रही हैं और मैच स्टिक्स के साथ खेल रही है, और ये कुछ शेप बनाती है। तो इन्होंने ऐसी शेप बनाई, ये आपकी एक तीली है, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरी तीली ऐसे जोड़ दी, फिर यहाँ से तीसरी तीली ऐसे जोड़ दी, फिर यहाँ से चौथी तीली ऐसे जोड़ दी, फिर यहाँ से पांचवी तीली ऐसे जोड़ दी, फिर यहाँ से छठी तीली ऐसे जोड़ दी। ये तीली है, ये जो तीली का ऊपरी वाला जिसमें वो पाउडर होता है जो जलता है, ठीक है, काला काला पाउडर होता है जो आप तीली के ऊपर। तो बच्चों देखो, अब इसमें भी ये एक शेप सी बन गई है ना। अगर आप देखोगे जहाँ आप खेलते हो, वहाँ पे बहुत सारे किस्म के पत्थर होते हैं। तो कोई पत्थर आपको इस तरीका के का भी मिल सकता है, कोई इस तरीके का भी मिल सकता है। रॉकी चीज़ें होती हैं, एसिड की आपको सब्सटेंस मिल सकते हैं। तो ये सब एक शेप्स हैं, है ना। मगर हाँ, ये शेप्स हमारे लिए मैटर नहीं करती, इस तरीके की शेप्स, क्योंकि ये सिमेट्री में नहीं है। इन शेप्स को का कुछ निकालना बहुत मुश्किल है। ये शेप, इस तरीके की शेप सिमेट्री में है। इसमें हम कुछ एंगल्स निकाल सकते हैं, कुछ और चीज़ समझ सकते हैं, पर इन चीज़ों में समझना बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर हम गौर से इन वाले ऑब्जेक्ट्स को भी देखें, तो उनमें भी हमें बहुत सारे मतलब मैथमेटिकल चीज़ें निकल सकती हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ निकलती हैं। जैसे ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है। एक मिनट ज़रा, मैं ठीक है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ कर्व सा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ एक कर्व सा है। तो डिफरेंट है। अब बच्चों, इसमें अगर हम देखें, इस वाली फिगर में आपके कितने साइड्स बन रहे हैं हमारे, कितने डायरेक्शन ही देखो। एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, ठीक है। तो ये ऐसे क्लोज शेप बन गई, बंद शेप बन गई, ये कहीं से खुली नहीं है। हम इसको खोल भी सकते हैं अगर हम ये वाली बाहर निकाल दें। तो ये कैसे बन जाएगी? इस तरीके से कुछ बन जाएगी। ये वाला ऐसा ओपन हो गया, तो अब इसको हम क्लोज शेप नहीं कह सकते, ये वाली शेप क्लोज्ड है, ठीक है। अब हम देखें एंगल क्या होता है। एंगल अगर आपने अभी तक पढ़ा हो, तो एंगल ऐसे ही दो डायरेक्शंस में या दो डायरेक्शन में जाने वाली लकीरों के बीच में जो ये वाला चीज़ होता है, ये वाला एरिया होता है, उसको हम एंगल बोलते हैं। बेसिकली ये एंगल क्या बताता है कि दो डायरेक्शन में कितना फर्क है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक एंगल हमारा बन रहा है, तो दो लकीरों के बीच में जो एक फासला सा बन जाता है, वो एंगल है हमारे लिए। ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल, ठीक है। पर जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है, कि जीवन में चाहे वो पढ़ाई हो, कुछ हो, खेल कूद हो, सब कुछ में एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलना होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या मतलब? जहाँ से हम शुरू करें। अगर किसी चीज़ की शुरुआत ही नहीं हो, तो
हम उसको माप नहीं सकते, मतलब मेजर नहीं कर सकते। मान लो कोई चीज़ शुरू ही नहीं हुई है तो उसको मेजर कैसे करें? तो हमें कहीं ना कहीं से शुरू करना होता है। तो इसलिए हम कोई बेस लेते हैं। सपोज हम बोलते हैं 0, मेरे पास अभी कोई आम नहीं है तो मेरे पास 0 आम है, तो मैंने ये शुरुआत कर ली। फिर मुझे किसी ने एक आम दिया, फिर किसी ने एक और आम दिया, फिर किसी ने एक और आम दिया, फिर किसी ने एक और आम दिया, तो मेरे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 मैंगोज हो गए मेरे पास। ठीक है, तो बच्चों यही चीज़ है कि हमें शुरुआत बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट बनाना, बेस पॉइंट, जहाँ से हम उसको मेजर कर सकें। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इसको मेजर कैसे करें, इसको कैसे मापें हम। तो इसी तरह एंगल्स में भी होता है। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं जो कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, बैठी हुई स्ट्रेट लाइन है, और ये बोलते हैं कि ये वाला पॉइंट 0 है, ये लाइन यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, और हम अब एंगल गिनना शुरू करते हैं। तो मान लो अगर हमारे पास एक और लाइन है जो कि इधर जाती है, ठीक है, हम बोलते हैं ये एंगल है। तो इन दो लाइंस के बीच में कितना डिफरेंस है एंगल का? ये वाला इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो एक मिनट, अगर मान लो हम दूसरी लाइन लेते हैं, इसी 0 से जो उठती है वो यहाँ की ओर जाती है, तो हम बोलते हैं ये एंगल है। ठीक है, इतना बड़ा एंगल है। ठीक है, अगर हम एक तीसरी लाइन लेते हैं जो कि यहाँ 0 से ही जाती, इधर की ओर जाती, तो हम बोलते हैं ये एंगल है। तो इतना डिफरेंस है इन एंगल्स में। तो समझने वाली ये बात है बच्चों, अगर हम इन सभी एंगल्स को, मतलब इन सभी लाइंस को एक्सटेंड करें, आगे बढ़ा दें। सपोज इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, इसको मैं यहाँ से सीधे सीधे आगे ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ से सीधा सीधा आगे ले जाता हूँ। ये समझने वाली बात है। सपोज हम इन लाइंस को कंपेयर करते हैं, इसको मैं लाइन 1 नाम देता हूँ, इसको मैं लाइन 2 नाम देता हूँ, इसको लाइन 3 नाम देता हूँ, इसको लाइन 4 नाम देता हूँ। तो लाइन 1 और लाइन 2 में, हालांकि अगर आप देखो, आप 0 से आगे बढ़ते जाओ, इधर इधर बढ़ते जाओ, तो और इस 0 से इस लाइन में आगे आगे बढ़ते जाओ, तो हम देखते हैं कि ये गैप बहुत बढ़ रहा है ना, बहुत गैप बढ़ रहा है। पर हमने तो कहा था एंगल इतना ही छोटा है। बच्चों अभी भी एंगल उतना ही है, क्योंकि हम एंगल किसी एक इंटरसेक्शन पे देखते हैं जहाँ पे वो दोनों लाइन मिल रही है, वहाँ से मेजर करते हैं। एंगल अभी भी सेम ही है, एंगल में कोई फर्क नहीं आया, पर क्योंकि लाइंस बढ़ गई, आगे आगे बढ़ गई, इसलिए बहुत डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह बच्चों मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की, कि जैसे आप छोटे हो, अभी 5th क्लास में हो, आप शेप्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो शेप्स को, तो आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत, मान लो ये 5th क्लास है आपका, यहाँ से अभी आप इस क्लास में है ना, 5th क्लास में, तो आपने यहाँ से कोई काम शुरू कर दिया कि मैं मान लो एक बुक लिखता हूँ। आपने ये गोल बना लिया लाइफ का कि मैं एक बुक लिखता हूँ। तो 5th क्लास में आपने एक सेंटेंस लिख दिया, या एक 4 सेंटेंसेस लिख दिए। पूरे ईयर की बात कर रहा हूँ, आपने पूरे 5th क्लास के ईयर में एक सेंटेंस लिखा, और यहाँ पे आप अपने आप को नंबर 2 वाली लाइन समझो, तो ये आप हो, और ये हम उस बच्चे को लेंगे जो कि ऐसा कुछ नहीं कर रहा, उसने कोई गोल नहीं बनाया है, वो एक रेफरेंस, जैसे मैं बोल रहा था, रेफरेंस, हमें हमारे जीवन में हर किसी चीज़ के लिए रेफरेंस चाहिए, वो एक रेफरेंस हम ले लेंगे इसको। ठीक है, तो आपने यहाँ इस साल में 5th क्लास में 4 सेंटेंसेस लिखे, जो कि एक पोइम थी, या कि एक स्टोरी का पार्ट थी, बुक का पार्ट थी, या स्टोरी थी वो। अब जब आप यहाँ आ गए इस स्टेज पे, आप यहाँ हो ना, ये बच्चा यहाँ पे है, आपने इधर और अब 4 सेंटेंस की जगह इस बारी क्या आपने किया, 10 सेंटेंसेस लिख दिए इसी स्टोरी पे। तो आपके कितने हो गए, 4 सेंटेंसेस प्लस 10 सेंटेंसेस, कितने हो गए ये, 14 सेंटेंसेस आपने 6th क्लास में लिखे। ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल पढ़ाई कर रहा है। अभी हम इस क्लास में आते हैं, ये आपका 7th क्लास है, ये वाला स्टेज जो है। 7th क्लास में आपने लिखे 25 सेंटेंसेस,
तो ये 14 अब तक के प्लस 25 सेंटेंसेस कितने हो गए, 5 + 4 हो गए 9, 2 + 1 हो गया 3। तो 39 सेंटेंसेस आपने उस स्टोरी के लिख डाले। पर ये बच्चा अभी भी यहीं पे, इसने कुछ नहीं किया। तो बच्चों समझने वाली बात ये है, हालांकि आपने शुरुआत बहुत छोटी की थी। आपने कितने सेंटेंस लिखे थे शुरुआत में, 4 सेंटेंसेस, जो आपका एंगल था। एंगल अभी भी शायद वही है जो आप आगे आगे क्लासेस में बढ़ते जा रहे हो, बट फर्क बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। अभी आप 39 पे हो, 8th क्लास में शायद आप 100 सेंटेंसेस लिखो साल में, फिर और सेंटेंसेस। हो सकता है जब तक आप 12th क्लास में पहुंच जाओ तो आप एक पूरी स्टोरी, एक नॉवल लिख ली हो। और ये बच्चा अभी भी वही। तो ये फर्क पड़ जाता है एक छोटे से स्टेप, अगर उस छोटे से स्टेप की डायरेक्शन में हम चलते जाए तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उस छोटे स्टेप का फर्क समझ में आता है कि वो बहुत बढ़ जाता है। अगर आप नॉवल की एग्जांपल ना ले लो तो एक सिंपल से इन्वेंशन की बात कर लो। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है या किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस इंटरेस्ट में छोटा स्टेप ले लो, अभी आगे बढ़ते जाओ। कुछ सालों में आप उस डायरेक्शन में, उस सब्जेक्ट में बहुत महारत हासिल कर चुके होंगे और आप उन लोगों से काफ़ी आगे निकल चुके होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये फ़र्क है एंगल्स में। ये मैं आपको एंगल्स समझा रहा था और कुछ जीवन की और बातें बता रहा था। तो हम शेप्स और एंगल्स के बारे में आगे भी बात करेंगे। खैर चलो कुछ और बात करते हैं, शेप्स और एंगल्स की ही बात करते हैं, ठीक है। तो हाँ, हम कहाँ पे थे? हम थे कि जो हमारी मोहिनी है और रोहिणी है, तो ये कुछ शेप्स बना रहे थे। इन्होंने ऐसी एक शेप और बना दी है। ये यहाँ पे एक और तीली, ये यहाँ पे एक और तीली। बच्चों ये क्या बन गए? ट्रायंगल बन गए, जिसके 3 कोने हों और 3 साइड्स हो। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, ट्राई एंगल। ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन एंगल। तो कितने एंगल इसमें? 1 2 3। ये हमारे एक ट्रायंगल है। अच्छा बच्चों, अभी मैं आपको उससे पहले सर्कल की बात बता रहा था। ये सर्कल है। सर्कल में समझने वाली बात है, इसमें कोई एंगल नहीं है। क्यों कोई एंगल नहीं है? सोचो जरा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक एंगल बनाने के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो इस सर्कल में तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इसका ना तो कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है, ये तो कहीं से भी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ना होने की वजह से हम इसमें कोई एंगल नहीं बना पा रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ पे 2 लाइंस मिलती हों। जहाँ पे 2 लाइंस मिलती हो, ठीक है। जैसे ये, तो ये एंगल बन गए हमारे। ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी शेप्स हैं। आप क्या किया करो, आप अपनी कॉपी में डिफरेंट शेप्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे ये, इसमें कितने एंगल है? 1 2 3 4 5 6 एंगल्स है, ठीक है। एक और शेप्स इन मोहिनी और रोहिणी ने बनाई है, आपके एनसीईआरटी बुक्स के जो बता रही हैं। ये ऐसी एक शेप बनाई है, इन्होंने माचिस की तीलियों से बनाई है। यहाँ पे वो है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, जो माचिस की तीली का अगला वाला हिस्सा होता है। ये इसमें कितने एंगल है? 1 2 3 4 5। बच्चों अब आप सोचोगे ये भी एक एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक है और इस साइड से भी एक एंगल है। ये दोनों एक एंगल है, ठीक है। समझ में आया? अच्छा अब इसके साइड्स देखो, कितने साइड्स हैं इसके? ये हैं 1 2 3 4 5 6 साइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं? और भी शेप्स बनाए हैं इन्होंने कुछ ऐसा बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
बच्चों मज़े की बात यह है कि एक मैं फिर से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों मज़े की बात है क्योंकि ये तीलियाँ जो है, माचिस की तीली जो होती है एक ही साइज़ की होती है लगभग, तो हमारे पास एक डेफिनेट शेप्स बन जाती हैं। ठीक है, अब ये जो हम शेप्स बना रहे हैं इसमें हर एक साइड एक तीली है, ये साइड, एक मिनट मैं जो कलर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। हाँ, हर एक साइड एक तीली है, तो ये साइड एक तीली है, ये साइड एक तीली है, ये साइड एक तीली, ये साइड तीली, ये साइड तीली है। हम ऐसी शेप्स भी बना सकते हैं जिसमें एक साइड जो है 2 तीलियों से बन सकता है। जैसे ये एक शेप है, ये यहाँ ऐसा है, ये एक तीली है, ये एक तीली है, फिर हमने यहाँ से एक तीली ली, पर क्योंकि इसका साइज इतना ही है, ये तीलियाँ हैं बच्चों, तो हमें ये सब जोड़ना है, तो हमें यहाँ से एक और तीली लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये भी एक शेप है, पर इस शेप में क्या है कि ये वाला जो साइड है ये बाकी साइड से ज़्यादा बड़ा है ना। ये 2 तीलियों को मिला के बना है और ये बाकी सारे साइड जो है एक एक तीली से बने हुए हैं। तो बच्चों ऐसे ही आप आसपास अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो आपको शेप्स ही शेप्स मिलने वाली हैं। बहुत सारी शेप्स जो हैं आपको दिखेंगी। जैसे मैं बोलता हूँ एक कैंची जो है, अगर मैंने इसे नहीं बना पाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी वो थोड़ी अच्छी नहीं है ड्राइंग। एक कैंची जो है इसमें भी ये एक शेप है, ये स्ट्रेट लाइंस है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल है ना, तो एक शेप है। अच्छा मैं आपको एक एल शेप के बारे में बताता हूँ। ये देखो, ये ए ऐसे और ये ऐसे, बच्चों इसमें भी एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, और क्योंकि ये स्ट्रेट है बिल्कुल, ये स्ट्रेट है बिल्कुल, तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है। हम इससे बोलते हैं 90 डिग्री एंगल, इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। समझ में आया? तो एक स्ट्रेट लाइन अगर हम यहाँ से उसको एक पॉइंट मान ले और ये एक स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन का टोटल कितना एंगल होता है 180 डिग्री। और अगर यहाँ से एक लकीर सीधी खींच दे तो 180 डिग्री को 2 में डिवाइड कर दो, ये 90 हो जाएगा और ये वाला एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर नीचे से देखा जाए तो ये भी 180 डिग्री है। तो टोटल कितना एंगल होता है एक पूरा एक इसका एक लाइन का, वो होता है 360 डिग्री। वो कैसे? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। समझ में आया बच्चों? चलो मुझे लगता है आज के सेशन के लिए इतना ही है। आप इस वीडियो को बार बार देखो, समझने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो मुझे आप मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे एड्रेस दिया हुआ है, या इसी YouTube के वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें और समझना है, या जो भी आपको डाउट्स है वो आप पूछिए और मैं ज़रूर उनका जवाब दूंगा और एक्चुअली आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट टाइम के लिए हम और भी सब्जेक्ट्स लेंगे, हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, और फिर से धन्यवाद।